आज एक और दूसरी खबर, बड़ी खबर रही जो कि देश के भीतर रही। आज देश को उपराष्ट्रपति मिल गए। देश के भीतर की बड़ी खबर, राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने घोषणा की कि एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं। उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में फिलहाल चुन लिया गया। विपक्ष के उम्मीदवार पद, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो थे न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट प्राप्त हुए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को वोटिंग की गई और वोटिंग मंगलवार को ही संपन्न हुई। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला था। वोटिंग सुबह 10 बजे से शुरू हुई शाम 5 बजे तक और अब से थोड़ी देर पहले ही परिणाम आ चुके हैं और यह तय हो गया है कि सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति बन रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं लगातार चर्चा के लिए। सबसे पहले तो सुनील सर, बीजेपी की तरफ से दावा है कि क्रॉस वोटिंग की गई। एनडीए का खेमा मजबूत तो नजर आ रहा था पहले से ही, लेकिन ये क्रॉस वोटिंग की कहानी जो आ रही है, कैसे देख रहे हैं इसे? धन्यवाद प्रतीक्षा जी। क्रॉस वोटिंग की खबर तो भी और इसकी और पुष्टि होगी, लेकिन सवाल यह है कि धनखड़ साहब की जीत और राधाकृष्णन साहब की जीत, धनखड़ साहब को कितने वोट मिले थे और राधाकृष्णन साहब को कितने वोट मिले हैं। जो राजनीतिक दल एनडीए को संसद के विभिन्न कार्यवाहियों में मददगार साबित होते रहे हैं, सक्रिय समर्थन देते रहे, उन्होंने मतदान में भाग ही नहीं लिया। यानी एनडीए के उम्मीदवार को उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार नहीं हुए। राजनीतिक विमर्श यह है कि जो राजनीतिक दल हर मौके पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे, उनको अपने साथ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किया और केवल इस बात के लिए मना पाई कि ठीक है, अगर आप हमको नहीं देंगे तो आप एब्सेंट हो जाइए। विमर्श यह है कि अपने सहयोगियों को भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग अपने साथ बांधे रहने में विफल हो गए। सवाल यह है कि इसमें किसी को कोई संदेह नहीं था कि राधाकृष्णन साहब की जीत होगी या नहीं होगी। राधाकृष्णन साहब की जीत के लिए सभी सहमत थे, लेकिन राधाकृष्णन साहब को साथ लाने के बावजूद भी दक्षिण के पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ नहीं ले पाई। माने वो पार्टी जो एनडीए में शामिल नहीं है। आप याद कीजिए, जब चुनाव हुआ था प्रतिभा पाटिल के चुनाव में शिवसेना यूपीए का समर्थक दल नहीं था, लेकिन उस वक्त प्रतिभा पाटिल चूंकि वह एनडीए के साथ था, यूपीए का सहयोगी दल नहीं था वो, लेकिन महाराष्ट्र के प्राइड के नाम पर उन्होंने प्रतिभा पाटिल को मतदान किया। इस तरह का एक भी राजनीतिक दल को भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग अपने साथ नहीं जोड़ पाए। वजह साफ थी कि एक साफ एक वैचारिक आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा था और मैं निजी तौर पर मानता हूं कि विपक्ष के उम्मीदवार ने, क्योंकि राधाकृष्णन रेड्डी साहब केवल इंडिया दल समूह के उम्मीदवार नहीं थे, विपक्ष के उम्मीदवार थे। तो विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने इस पूरे चुनाव को एक वैचारिक आधार देने में वो कामयाब रहे और उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों के सामने यह एक तरह की चुनौती प्रस्तुत की कि वह दलीय आस्था के साथ जाते हैं या एक वैचारिक विमर्श भी उनके पास है और उस विमर्श से भी वो प्रभावित होते हैं। चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर किसी कोई संदेह नहीं था। ये तय था कि जितनी संख्या चाहिए उतनी संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास या एनडीए के पास है। सवाल केवल ये था कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग अपने साथ कितना अन्य लोगों को जोड़ पाते हैं, और यह जो राजनीतिक मकसद था इसमें एनडीए विफल रहा है। विमर्श मेरे हिसाब से यह होना चाहिए। क्रॉस वोटिंग किससे हुई, कैसे हुई, ये तो इसकी चर्चा तो हो गई होगी जी। बहुत सारे सहयोगियों को शायद साथ नहीं ले पाया। राकेश सर, ये जो कहानी पूरी कही जा रही थी, क्या ये समझें कि ये जो इंडिया गठबंधन की एकता वाला लिटमस टेस्ट जैसा था, उपराष्ट्रपति का चुनाव कुछ ऐसा ही था जिसमें कि इंडिया गठबंधन 300 सीटें ही पा पाई? देखिए 300 वोट, माफ कीजिएगा, 300 वोट ही पा पाई। हाँ, इसमें क्या था कि ये राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता और इंडिया गठबंधन की एकता का, ये दोनों की परीक्षा थी।
भाई जो दल भारतीय जनता पार्टी से दूर खड़े थे, यदि राहुल गांधी के नेतृत्व में बेहतर होता तो वो उन दलों को अपने साथ ले आते और ये दिखाते कि इंडिया ब्लॉक जो है वो मजबूत हो रहा है और विस्तारित भी हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक चूक मैं मानता हूं। मैं ये नहीं कहता कि राष्ट्रपति चुनाव आप जीतते नहीं, एक बदनाम सही है क्योंकि अंग गणित में आप पीछे थे, लेकिन राजनीतिक प्रदर्शन ये जरूर तैयार होता कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी ब्लॉक बढ़ा है और वो दल जो दूर खड़े थे भारतीय जनता पार्टी से वो राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार किए हैं और इंडी ब्लॉक में आए। अभी सुनील जी ने एक बात कही कि जब धनखड़ जी के समय पर भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले थे या उपराष्ट्रपति को जो वोट मिले थे वो वोट क्यों नहीं मिल पाए, तो 2019 से 24 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का खुद का आंकड़ा 303 का था और इस बार भारतीय जनता पार्टी का अपना आंकड़ा ही 240 है। तो स्वाभाविक तौर पर 63 सीटें तो 63 वोट तो वैसे भी कम हो गए, 63 सांसद। तो इसलिए ये कहना कि नहीं संख्या कम हो गई है उसकी, उसके बाद भी जो क्रॉस वोटिंग की आपने बात की कि क्रॉस वोटिंग हुआ है, तो देखिए इस देश में सबसे पहले क्रॉस वोटिंग की शुरुआत तो श्रीमती इंदिरा जी ने शुरू किया था 1969 में, जब कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीव रेड्डी उम्मीदवार बनाए गए, निर्दलीय बीबी गिरी चुनाव लड़े थे और विपक्ष की तरफ से देशमुख प्रत्याशी थे राष्ट्रपति के, तब इंदिरा जी ने ही क्रॉस वोटिंग करा के कांग्रेस उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को हराया था और निर्दलीय बीबी गिरी राष्ट्रपति बने थे। तो क्रॉस वोटिंग की शुरुआत तो 1969 में हुई थी, कोई आज पहली बार तो हुई नहीं है। और क्रॉस वोटिंग और अवैध वोट ये तो लगातार पिछले 4-5 चुनाव में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ के समझदार सांसदों का भी वोट अवैध हुआ है, जो वोट देके और वोट लेके सांसद बने हैं उन लोकसभा सांसदों का। तो ये सबसे बड़ा जो मैं मान के चलता हूं कि उपराष्ट्रपति का जो पद का चुनाव था वो जीत हार का नहीं, वो नेतृत्व की परीक्षा थी। और जहां साउथ की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी प्रबंधन का एक मिसाल पेश किया है कि आंध्र प्रदेश में जहां चंद्रबाबू नायडू और जगन दोनों आमने सामने लड़े थे, वो दोनों एनडीए के उम्मीदवार को वोट देने आए। तो ये देखिए कि चुनाव प्रबंधन और नेतृत्व की विफलता, मुझे लगता है उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हार से ज्यादा जरूरी था राहुल गांधी को अपने नेतृत्व क्षमता को साबित करना। प्रतीक्षा। बिल्कुल, जयदीप सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर मैं दो चीजों पर चाहूंगी कि आप थोड़ा सा विस्तार दें। एक तो ये कि ये जो गुप्त मतदान की बात बीजेपी कह रही थी और उस पे क्रॉस वोटिंग की बात कही, क्या वो वाकई में पहले से तैयारी थी, सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ये बात कही? और दूसरा ये कि क्या संसदीय प्रणाली पूरी एनडीए के कब्जे में जा रही है, ऐसा समझे? नहीं प्रतीक्षा, ये चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण था। एक तो जिस तरीके से इस्तीफा हुआ जगदीप धनखड़ जी का ना, उसके बाद हम ये सब जानते हैं कि एनडीए किस तरीके से बैकफुट पे था और फिर उन्होंने उसमें दक्षिण की राजनीति, दक्षिण में एनडीए को जो आगे प्रभुत्व बढ़ाना है उस सबको देखते हुए, दूसरा संघ वाला बिंदु, उस सबको बैलेंस करते हुए राधाकृष्णन जी के रूप में एक बेहतर उम्मीदवार दिया। इसकी काट विपक्ष के पास नहीं थी, लेकिन वो भी दक्षिण का ही उम्मीदवार लाए ताकि जो पूरा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वाला आपस का विवाद था और अब डीएमके क्या करेगी वाले प्रश्न उछल रहे थे, उसका जवाब देते हुए जब इनको सुदर्शन रेड्डी जी को उम्मीदवार बनाया तो ये हो गया कि हम भी दक्षिण से ले आए। तो इसलिए कम से कम लड़ाई हो पाई, नहीं तो लड़ाई में जो पासा चला था एनडीए ने वो बड़ा तगड़ा पासा था। अब जहां तक बात है, उधर तो 528 मिल गए थे धनखड़ जी को, तो 452 ही मिले, तो ये बात ठीक है। तो 303 पे बैठे थे खुद, तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे राकेश जी। और 240 के बावजूद अगर वो 452 पर लाकर अच्छे से अपने उम्मीदवार को जिताकर ले गए हैं तो चुनाव प्रबंधन बेहतर किया है। और ये जो आप कह रहे थे गुप्त मतदान वगैरह, ये सब ऐसी रणनीतियां हैं जो मेंटल गेम्स हैं, जो खेले ही जाते हैं इस तरह के बड़े चुनावों में। ये खुद विपक्ष को भी मालूम था कि चुनाव जीत जाएंगे राधाकृष्णन जी, पर भी सुदर्शन रेड्डी को एक रणनीतिक तौर पर, ताकि वॉकओवर नहीं दिया जाए, बाकायदा चुनाव हो और एनडीए को भी उसी कश्मकश से, उसी तनाव से गुजरना पड़े, इसलिए चुनाव हुआ। क्योंकि जितने भी उपराष्ट्रपति चुनाव अभी पिछले 2 हुए हैं तो मजबूत स्थिति थी। पहली बार ऐसा है कि 240 पर बैठे थे। विपक्ष में भी अभी जो लोग बैठे हैं वो जानते हैं कि एनडीए के गठबंधन में ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा उकसाए जाने पर, भड़काए जाने पर या कैंडिडेट सिलेक्शन सही नहीं होने पर अलग भी हो सकते हैं। तो इस सब के लिए विपक्ष ने भी अपनी तरफ से पूरी रणनीति अपनाई।
ठीक से रणनीति अपनाई। और खास तौर पे इसकी पृष्ठभूमि में हम देखें कि धनखड़ जी जब इतने समय तक एकदम से गायब हो गए, परिदृश्य से अंतर्ध्यान रहे, और जब निकल के भी आए और अंदर खाने की जो बात आ रही है कि वो तो कुछ ना कुछ करके अविश्वास प्रस्ताव, तो वो अगर चंद्रबाबू नायडू और इनको भड़काने की स्थिति में आ चुके थे, तो फिर तो ये चुनाव और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था कि अंदर खाने से कहीं गुप्त वोटिंग हो रही है क्या, क्रॉस वोटिंग हो रही है क्या। धनखड़ जी ने जो प्रयास करने की कोशिश की थी उलटफेर का, वो तो फिर कहीं ज्यादा ऊंचे लेवल की राजनीति हो चुकी थी। और इसीलिए एनडीए के लिए अब ये प्रतिष्ठा का प्रश्न भी था, सारी जो उनकी चुनावी प्रबंधन था वो दांव पर लगा हुआ था। ये तय था कि नंबर हैं और निकल जाएंगे, लेकिन कितने नंबर से निकलेंगे। तो पहले के जो भी वेंकैया नायडू वाले और जगदीप धनखड़ वाले नंबर तो ये नहीं आएंगे, ये मालूम था, लेकिन उसके बावजूद बेहतर नंबर लाकर वो अपने उम्मीदवार को जिता ले गए हैं। और जो धनखड़ जी वाला पूरा अध्याय हुआ था उसका एनडीए के लिए कम से कम इससे बेहतर पटाक्षेप नहीं हो सकता था। बिल्कुल, तो देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है सीपी राधाकृष्णन के रूप में। निश्चित तौर पर प्रतीक्षा जी 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 सर, जी जी जी, एक तो बात जो जोड़ना चाह राकेश जी ने कही, राकेश जी ने जी एक बात कही कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही क्रॉस वोटिंग को बढ़ावा दिया। क्रॉस वोटिंग किसको कहते हैं? आप उम्मीदवार, आपका घोषित उम्मीदवार हो और उस उम्मीदवार को आपका समर्थक वोट न दे। जिस समय नीलम संजीवा रेड्डी और बीबी गिरी का चुनाव था, तो क्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी को अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया, उनको समर्थन नहीं दिया खुलेआम? अगर वो नीलम संजीवा रेड्डी के साथ रहते और बीबी गिरी चुनाव जीत गए होते, स्वाभाविक सी बात है, कहा जाता है क्रॉस वोटिंग हुई। अगर नेता ने, उस समय के नेता ने उम्मीदवार अपना घोषित किया बीबी गिरी को और कहा कि आप अपने अंतरात्मा के हिसाब से मतदान कीजिए। नीलम संजीवा रेड्डी कोई उपराष्ट्रपति का चुनाव कोई दलीय उम्मीदवार तो होता नहीं है। क्रॉस वोटिंग उसी कहते हैं कि हमारा घोषित उम्मीदवार है उसको न मिले। वो क्या वो स्थिति 1969 में थी? नहीं थी, क्योंकि श्रीमती गांधी ने घोषित रूप से उसको कर रखा था। इसमें बिल्कुल सही है, मैं जदीप जी की बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया, लेकिन यह एक संदेश गया लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी को जो दल पूरी तरह से समर्थन दे रहे थे या हो सकता देते रहे, वह इस चुनाव में उनके साथ नहीं खड़े हुए, जिसमें बीजेडी शामिल है, जिसमें बीआरएस शामिल है। वो उनका साथ न आना भी एक विरोध हुआ कि हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। जो अकाली दल उनकी पार्टी उनकी सरकार में शामिल थी, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हरसिमरत कौर बादल ने मंत्रिमंडल से अलग हो गई, लेकिन एक सहयोगी दल रही, वो इंडिया दल समूह में कभी नहीं रही। ये जितने भी दल हैं वो इंडिया दल समूह के साथ कभी भी किसी संसदीय मौके पर उनके साथ नहीं खड़े हुए, और आज इस चुनाव में नहीं खड़े हुए तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल बिट्रेयल भी नहीं हुआ। लेकिन ये दल एनडीए के सहयोगी रहे हैं और इस चुनाव में आपके साथ नहीं खड़े हुए। निश्चित रूप से अर्थमेटिकली एनडीए को जीतना था, अर्थमेटिकली वो जीती, लेकिन पॉलिटिकली डैमेज हुआ, डेंट हुआ, मेरा ये मानना है जी। दोनों ही पक्षों को जी। राकेश सर, थोड़ा सा समय की कमी है जी, आप अपनी बात जोड़ दें जी। मैं विनम्रता पूर्ण ये कहना चाह रहा हूं कि उस समय पर 1969 का जो मैंने जिक्र किया, तब इंदिरा जी कांग्रेस में थी और नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उस समय उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पे बीबी गिरी को वोट देने के लिए अपने विधायकों को, अपने सांसदों को कहा, और कांग्रेस प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी हार गए। और उसके बाद ही इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस से बाहर किया गया और इंदिरा जी ने महात्मा गांधी के सपने को साकार किया कि जो आजादी वाली कांग्रेस थी उसको पोटली में बांध के रख दिया और इंदिरा कांग्रेस का उदय हुआ। तो ऐसा नहीं है, इंदिरा जी कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के अंदर विरोध की, उसको मैं क्रॉस वोटिंग मानता हूं। ठीक है, क्रॉस वोटिंग की कहानी चाहे जब से शुरू हुई हो, लेकिन आज भी उसकी चर्चा खूब है। देश को नया उपराष्ट्रपति मिल चुका है, 452 वोट हासिल किए हैं सीपी राधाकृष्णन ने, और फिलहाल अब जो तैयारी है वो यही कि दोनों ही खेमे अपने अपने जो सहयोगी हैं उनको समेट कर रख पाए साथ में, क्योंकि हमारे दोनों बड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने यही बात कही कि दोनों ही खेमों को समझने की जरूरत है कि उनके लोग उनसे छिटक भी रहे हैं और नाराज भी हो रहे हैं। सबको साथ लेकर चलने की बात दोनों खेमों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। बहुत शुक्रिया आप सबका, तमाम मेहमानों का भी मेरे और तमाम दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद आप सभी का। अंतरराष्ट्रीय जगत की कोई भी खबर हो, राष्ट्रीय स्तर की कोई भी खबर हो, अमरउजाला.com, आपको खबरें पढ़ने का शौक हो तो भी हम मौजूद हैं, आपको वीडियोस देखने का शौक हो तो भी हम मौजूद हैं। अमर उजाला हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है।